स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में एक बार आपका सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अभी तक आपने केवल नेफ्रॉन पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम नेफ्रॉन के प्रकार और देखेंगे। दो मुख्य तरह से नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और हम जो डायग्राम बनाते हैं वो किस तरह का होता है और दोनों नेफ्रॉन है वो किस तरह से काम करते हैं वो भी देखेंगे अपन। तो नेफ्रॉन के प्रकार, तो देखिए नेफ्रॉन कहाँ स्थित होता है, उसकी स्थिति, उसका आकार कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है। तो लंबाई या उसकी स्थिति के आधार पर हम न्यूरॉन को दो भागों में बांटेंगे। दो भाग है इसके, दो भागों में बांटेंगे। जैसे हमने जब अपन किडनी पढ़ रहे थे वो न्यूरॉन देख रहे थे, तो जैसे इसके दो पार्ट होते हैं। गुर्दे के आंतरिक संरचना के दो पार्ट हैं, मेडुला और कोर्टेक्स। कोर्टेक्स बाहरी पार्ट है और मेडुला अंदर वाला नीचे वाला पार्ट है या बीच वाला पार्ट है। तो इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं वो इस तरह से नेफ्रॉन हम इस तरह से एक तो नेफ्रॉन हमने उसमें देखे थे। तो इसमें कुछ नेफ्रॉन तो क्या होते हैं कि ज़्यादातर नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। जैसे इस तरह के नेफ्रॉन होते हैं जिनमें लगभग वो कोर्टेक्स के अंदर स्थित होते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ पार्ट जैसे एनले का लूप है, वो एनले का लूप थोड़ा सा मेडुला को संपर्क करते हुए जाता है। बाकी पूरा लगभग अधिकांश पार्ट है वो उसका कोर्टेक्स में ही रहता है। तो ये जो बाकी संग्राहक नलिका इसमें रह जाएगी। ये जो नेफ्रॉन होगा जिसमें अधिकांश भाग है वो कोर्टेक्स में पाया जाता है, केवल एनले का लूप मेडुला को टच करते हुए जाता है। या जो एनले का आधारी भाग है वो केवल मेडुला में थोड़ा सा पाया जाता है। तो इस तरह के नेफ्रॉन कहलाएंगे वल्कुटियन नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन इस तरह का और होता है, इसका वुमेन कैप्सूल वो बिल्कुल आपके मेडुला के पास होता है और उसमें जो एनले का लूप वो पूरा मेडुला के अंदर और नीचे तक पाया जाता है इस तरह से। और इस तरह के नेफ्रॉन का हम जो चित्र बनाते हैं वो इस तरह के नेफ्रॉन का अपन डायग्राम बनाते हैं ज़्यादातर। तो ये जो नेफ्रॉन होंगे ये कहलाएंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन या सानिध्य मध्यांश वर्काणु। तो इस तरह के ये जो नेफ्रॉन होगा ये लगभग 85% होते हैं और ऐसा जो नेफ्रॉन होता है वो लगभग 15% होगा। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें एक नेफ्रॉन में एनले का लूप का केवल आधारी भाग मेडुला में होता है और एक नेफ्रॉन ऐसा होता है जिसका पूरा का पूरा लूप मेडुला में नीचे तक स्थित होता है। तो इसमें अपन फ़र्क देखेंगे इस दोनों का। तो देखिए ये जो अपन फर्स्ट पढ़ रहे थे ये तो होता है वल्कुटीय, इसको बोलते हैं वल्कुटीय वर्काणु। वर्काणु का मतलब नेफ्रॉन, और अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये कोर्टिकल नेफ्रॉन नाम से स्पष्ट है, ये लगभग कोर्टेक्स में होता है। मतलब हम कहें तो ऐसा नेफ्रॉन कोर्टेक्स में, मतलब नेफ्रॉन का कुछ भाग जो 2/3 भाग है, नेफ्रॉन का 2/3 भाग कोर्टेक्स में स्थित होता है। तो कोर्टेक्स में 2/3 भाग ही इसका स्थित है। देखिए ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं इस दूसरे नेफ्रॉन के बजाय, और ये जो टोटल नेफ्रॉन होते हैं, टोटल नेफ्रॉन जो होते हैं उन नेफ्रॉन के 85% है, मतलब 85% नेफ्रॉन इसी प्रकार के होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन की तरह ही होते हैं। तो एक तो इसका देखो लगभग इसका पार्ट है, लगभग इसका 2/3 भाग है वो कोर्टेक्स में पाया जा रहा है। ऐसा जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन का कोर्टेक्स में 2/3 भाग स्थित होता है। ये आकार में छोटे हैं। वो टोटल नेफ्रॉन ऐसे कितने हैं, 100 में से टोटल 85% नेफ्रॉन है वो वल्कुटीय वर्काणु या कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इनमें जो एनले का लूप होता है, एनले का लूप वैसे भी छोटा होता है, एनले का लूप भी छोटा है क्योंकि पूरा नेफ्रॉन ही छोटा है तो एनले का लूप भी छोटा होगा। और ये लगभग कोर्टेक्स में स्थित होता है, लगभग कोर्टेक्स में स्थित है। केवल इसका आधारी भाग, जैसे आपने कहा केवल इसका आधारी जो भाग होता है, आधारी भाग वो मेडुला में पाया जाता है। तो लगभग इसका जो पार्ट है वो कोर्टेक्स में देखने को मिलेगा आपको,
केवल आधारी भाग, इसका जो आधारी भाग होगा, ये इस तरह से ट्रांसफर आधारी भाग है, वो मेडुला के अंदर पाया जा सकता है। और जो ऐसे नेफ्रॉन होते हैं उनमें इन्हें जो नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती है उनके अंदर आपको परिनलिकीय जाल देखने को मिल जाएगा। पूरे नलिकाओं पर परिनलिकीय केशिका जाल जो इनको भोजन और रक्त की सप्लाई करेगी। इसमें अपन कह देंगे कि इसमें परिनलिकीय केशिका जाल पाया जाता है, लेकिन जो वासा रेक्टा होता है, जो हमने वासा रेक्टा ठीक पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वासा रेक्टा क्या होता है, ये या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है। देखिए इसमें ये बहुत छोटा है इनले का लूप, तो या तो वासा रेक्टा अनुपस्थित होगा या बिल्कुल अल्प विकसित होगा। इनका एक नाम और है, इनको सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी बोलते हैं। सुपरफिशियल नेफ्रॉन, सुपरफिशियल का मतलब है सतही, मतलब ज़्यादातर ये सतही होते हैं, यानी कोर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। इस कारण इसको क्या कह रहे हैं हम, सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो ज़्यादातर ये मतलब कोर्टेक्स में पाया जा रहा है। 2/3 भाग नेफ्रॉन का कोर्टेक्स में पाया जा रहा है, इसलिए इस कारण इसको क्या कह रहे हैं, सुपरफिशियल। ये इसको हम कहते हैं एक नाम और इसका मिड कोर्टिकल नेफ्रॉन भी इसको बोलते हैं। तो मिड कोर्टिकल नेफ्रॉन और सुपरफिशियल नेफ्रॉन ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो इसको सुपरफिशियल और मिड कोर्टिकल नेफ्रॉन ये इसके मतलब जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसके दोनों के पार्ट है। दूसरा जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखिए ये सारा काम यूरिन का निर्माण ये सारा काम करेगा, लेकिन इसका आकार छोटा होता है। तो जो छोटे आकार के नेफ्रॉन होते हैं वो वल्कुटीय नेफ्रॉन होते हैं, वो लगभग वल्कुट में स्थित होते हैं। केवल हेनले का आधारी भाग है वो मेडुला में पाया जा सकता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है सानिध्य, मध्यांश व्रकाणु, जिनको देखो हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन या JMN, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये। देखो ये सानिध्य का मतलब है पास में, नज़दीक। किसके नज़दीक होते हैं ये, मेडुला के। तुम बहुत मेडुला के नज़दीक होते हैं, या इनको अपन बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा का मतलब होता है नियर, किसके नियर, मेडुला के नियर। तो मेडुला के बहुत पास में ही पाए जाते हैं, इसलिए जक्स्टा कहलाते हैं। ये बड़े आकार के नेफ्रॉन है, बड़े आकार के नेफ्रॉन है देखिए। और लगभग टोटल जो नेफ्रॉन होते हैं उनके देखो 85% तो ये है, तो ये लगभग 15% होते हैं। और जो वास्तव में आप जो डायग्राम अपन बनाते हैं, जो डायग्राम निर्मित करते हैं, डायग्राम इसी का बनाते हैं। जो हम नॉर्मली जो हमने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया था वो डायग्राम हम इस जक्स्टा का ड्रॉ करते हैं ज़्यादातर। ये देखिए एक चीज़ और है, हाँ ये कोर्टेक्स में लगभग 1/3 कोर्टेक्स में 1/3 भाग में ये होते हैं। तो इसका 1/3 भाग ही है वो लगभग कोर्टेक्स में पाया जाता है, बाकी ये मध्यांश में ही आपका मेडुला के अंदर पाया जाएगा। और वो देखिए ऊपर वाला जो कोर्टेक्स में लगभग इसका 2/3 भाग है वो इसके अंदर पाया जाता है। ये हम कह देंगे कि कोर्टेक्स के 2/3 भाग में ये स्थित होता है, जबकि ये कोर्टेक्स के 1/3 भाग में स्थित होता है और मेडुला के बिल्कुल नज़दीक। इसमें जो होता है, इसमें होता क्या है, तो ये देखिए इसको अपन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन या सानिध्य मध्यांश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो वोमेन कैप्सूल होता है वो बिल्कुल मेडुला के निकट पाया जाता है। मेडुला के निकट, जैसे अपन चित्र में देखा था कि ये बिल्कुल ये मेडुला के नज़दीक है और ये अंदर तक ये पूरा जो हेनले का लूप है वो काफ़ी बड़ा होता है और पूरा का पूरा मेडुला में पाया जाता है। तो ये जक्स्टा होते हैं, तो इसमें वोमेन कैप्सूल है वो मेडुला के बिल्कुल नज़दीक होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं।
इसमें जो हेनले का लूप है, हेनले का जो लूप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा व लंबा होता है, और पूरा का पूरा ये जो मेडुला होता है उस मेडुला में स्थित होता है। देखिए मेडुला में मतलब स्थित होता है नीचे तक ये पाया जाता है मेडुला के अंदर। इसमें वासा रेक्टा जो इसका जाल होता है, रुधिर के सिक्काओं का, नलिकाओं का जाल होता है, वो वासा रेक्टा भी इसमें के चारों ओर पाया जाता है। यानी हमने कहा था कि इसके जो हेनले का लूप होता है उसके समांतर ही रुधिर के सिक्काओं का एक जाल होता है, उस जाल को हम क्या कह रहे हैं, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा भी इसके अंदर पाया जाता है। और एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि इनमें एक उपकरण है JGA, जिसको अपन बोलेंगे जक्स्टा, जिससे हो गया ग्लोमेरुलर ऐसे अपरेटस। ये देखिए ये उपकरण पाया जाएगा JGA या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, या इसको अपन एक नाम और बोल देंगे, इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, इसको ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। ये इसके अंदर पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। इसमें JGA ये कई बार आता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, या इसका मतलब क्या है। तो जो ऐसे हमारे अंदर ऐसे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक तो स्तनधारियों में मिल जाएंगे आपको, स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर मिल जाएंगे, और जो बर्ड्स होते हैं उस बर्ड्स में भी, ये स्तनधारी हुए बर्ड्स में ही पाए जाते हैं। देखिए बाकी में नहीं मिलेगा आपको। ऐसे जो नेफ्रॉन है वो स्तनधारी और बर्ड्स के अंदर ही पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, JGA क्या है। JGA जक्स्टा मेडुलरी उपकरण। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाता है, JGA। इसको बोलते हैं हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस उपकरण। अपरेटस का मतलब है उपकरण। अब ये कौन कौन बनाएगा, तो देखिए ये तो जो जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होगा, उस नेफ्रॉन की जो है आपका जो अभिवाही धमनी का व अपवाही धमनी का, एक तो वो होंगी, मतलब ये, और एक होगी इसके अंदर एक न्यूरॉन की होगी DCT, इसको अपन कहते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल, मतलब इसको कहेंगे अपन दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दो याद रखिएगा, ट्यूबल्स, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स और DCT, और या दूरस्थ कुंडलित नलिका, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा उसके अभिवाही धमनिका और जो अपवाही धमनिका है उसके कुछ पार्ट मिलकर, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाएंगे। तो वो ये किस तरह से बनता है, तो वो अपने ड्रॉ करके देखते हैं इसको। देखिए ये होता है कि ये आपका जो वोमेन कैप्सूल है, तो उसके अंदर ये अभिवाही धमनिका आ रही है, और यहाँ पर ये केशिकाओं का जाल बनाकर अपवाही धमनिका वापस रुधिर को लेके जा रही है। इसमें रुधिर आ रहा है, इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल इसके पास ऊपर की तरफ यहाँ पर ये पाई जाती है आपकी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबल्स, ये इस तरह से दूरस्थ कुंडल नलिका ये पाई जाती है इसके ऊपर, एक न्यूरॉन, एक आपके नेफ्रॉन की। तो यहाँ पर ये जो एक अपरेटस बन रहा है, यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के और एक जो दूरस्थ कुंडल नलिका है वो, यहाँ पर ये जो संरचना बना रही है इसको अपन बोलेंगे JGA बनेगा। अब होगा क्या, देखो इसमें
डीसीटी की जो कोशिकाएं, देखो ये डिस्टल कनोटल ट्यूबुल की जो कोशिकाएं, ये कुछ कोशिकाएं तो ये है आपकी अपवाही धमनिका, इसको क्या कहेंगे, अपवाही धमनिका, जो रक्त को वापस लेके जाएगी। और ये जो लेके आ रही है उसको अपन बोलते हैं अपन अभिवाही धमनिका। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये यहाँ पर डीसीटी, ये क्या है, ये है डीसीटी, इसके अंदर यूरिन पैर चल रहा है और यहाँ पर आ रहा ब्लड। तो डीसीटी की और अपवाही धमनिका और ये अपवाही धमनिका की सेल यहाँ पर थोड़ी कनेक्ट होती है। तो इस जगह पर जहाँ पर अभिवाही और अपवाही धमनिका और ये डीसीटी है, जहाँ पर आपस में संपर्क करती है, उसकी कोशिकाएं हैं, उसकी कोशिकाएं देखो वो स्तंभाकार और बड़ी बड़ी कोशिकाएं हो जाती है, इस तरह स्तंभ की तरह। ये सेल, जैसे ये डीसीटी की कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार हो गई है। और इसी तरह से जो अपवाही और अभिवाही धमनिका है उसकी कोशिकाएं भी यहाँ पर स्तंभाकार हो जाती है और आपस में ये कनेक्ट हो जाती है। इसे ये भी यहाँ पर स्तंभाकार हो जाएगी, इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर और कुछ यहाँ पर जो ये बीच का आप गैप देख रहे हो, इसमें भी कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं बन जाती है, इसके अंदर भी, यहाँ पर भी। तो ये बन गया जे जी ए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बन गया। तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है, तो ये चित्र किसका है, ये डायग्राम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस का। तो इसमें इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसके अंदर ये जो सेल होती है डीसीटी की, ये जो सेल होती है डीसीटी वाली, इसको हम कहते हैं, ये पहली सेल देखो, इसको बोलते हैं अपन मैक्यूला डेंसा। डेंसा का मतलब सघन, मैक्यूला डेंसा, डेंसा का मतलब क्या होता है, बहुत ही सघन या बड़ी या स्तंभाकार हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब डीसीटी की जो सेल होती है वो अभिवाही व अपवाही धमनिका के संपर्क में आती है तो सघन होकर क्या बनाएगी, सघन होकर संरचना बनाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं उसको। तो देखो ये यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो आपके इस तरह से अपवाही और अभिवाही धमनिका के संपर्क में आती थी, सारी कोशिकाएं सघन हो गई है, तो इसको मैक्यूला डेंसा बोल रहे हैं। अब ये डेंसा क्या करती है, देखो ये जो मैक्यूला डेंसा की कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी, ये डीसीटी में जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी सांद्रता के प्रति संवेदनशील होती है, के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड्स आ रहे हैं उसके प्रति ये संवेदनशील होती है। अब जैसे ही अगर इसी डीसीटी के अंदर NaCl के सोडियम क्लोराइड की कमी होती है तो ये जो मैक्यूला डेंस की ये कोशिकाएं ये क्या करें, इम्पल्स भेजती है, नर्वस को इम्पल्स संकेत भेजेगी और संकेत भेजेगी तो ये संकेत भेजेगी कि डीसीटी में NaCl की कमी हो गई है। अब NaCl की कमी होने का मतलब है कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो चुका है, तो ये कम बन रहा है। तो उस स्थिति में जैसे संकेत भेजती है तो संकेत भेजने से यहाँ पर दो प्रभाव देखने को मिलेंगे, दो प्रभाव देखने के संकेत भेजेगी। संकेत भेजने से क्या होगा, पहला प्रभाव तो ये होगा कि ये जो अभिवाही धमनिका है उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। पहला तो प्रभाव क्या होगा, अभिवाही धमनिका में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। अब जिस रक्त का प्रवाह इसमें ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। भाई अभिवाही धमनिका में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस ग्लोमेरुलर में कैसे गुच्छ में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर में बढ़ेगा तो क्या होगा, इस ग्लोमेरुलर से जो ब्लड छनेगा, प्लाज्मा छनेगा, उसकी मात्रा अधिक रहेगी
या नॉर्मल हो जाएगी। अगर कम है तो यहाँ से ये डेंसा कोशिका संकेत भेजेगी, संकेत ये कहेंगे कि अभिवाही धमनिका में ज़्यादा रक्त आएगा। ज़्यादा रक्त आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से निस्यंदन की दर है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मैकुलोडेंस के काम कोशिका काम करती है। दूसरा प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पर एक हार्मोन बनेगा जिसका नाम है रेनिन। वो रेनिन हार्मोन क्या करेगा, ये जो अभिवाही धमनिका है इसको थोड़ा सा सिकोड़ देगा। अब सिकोड़ने से क्या होगा कि आपकी जो तो पहला प्रभाव तो क्या देखने को मिला, पहला तो ये बना कि जो अभिवाही धमनिका होती है, मतलब इस डेंसा की सेल में क्या करेगा, अभिवाही धमनिका में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और निस्यंदन भी बढ़ जाएगा। ये स्थिति आ रही है अभी। दूसरा प्रभाव इसमें ये देखने को मिल जाएगा आपको कि यहाँ से एक रेनिन जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का स्राव बढ़ा देगा, स्राव बढ़ जाएगा। और ये रेनिन हार्मोन क्या करेगा, जो निस्यंदन की दर है, निस्यंदन को बढ़ाता है। इसलिए ये दो प्रभाव देखने को मिलेंगे कि यह जो मैकुलोडेंस कोशिकाएं हैं ये संकेत भेजेगी कि NaCl कम हो गया, तो ये बीपी बढ़े, अभिवाही धमनिका में रक्त ज़्यादा आने लगेगा, बीपी यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपका निस्यंदन है वो बढ़ जाएगा और NaCl की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी इसके अंदर। और इसी तरह से ये रेनिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करेगी और रेनिन हार्मोन स्राव जब बढ़ जाएगा तो ये निस्यंदन को बढ़ाता है और NaCl की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा भी तो हो सकता है काम कि यदि NaCl की सांद्रता बढ़ जाए यहाँ पर, तो NaCl की सांद्रता बढ़ने से ये होता है कि स्थिति ये आती है आपकी कि जो अभिवाही धमनिका है, अगर NaCl की सांद्रता बढ़ती है, NaCl की सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि ये जो अभिवाही धमनिका है, इस अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है उसको छोटा किया जाएगा, मतलब संकीर्ण किया जाएगा, या उसका व्यास है वो छोटा किया जाएगा। जिससे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो कम आएगा, और कम आएगा तो फिर क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन है यानी निस्यंदन है वो भी कम होगा और वापस NaCl की सांद्रता क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मैकुलोडेंस का काम होता है। इसके अंदर किसका काम होता है, ये मैकुलोडेंस का। मतलब ये यहाँ पर स्थिति आ रही है कि अभिवाही धमनिका ये जब NaCl की मात्रा कम हो जाती है तब तो इस तरह के दो प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सांद्रता बढ़ जाती है तो अभिवाही धमनिका को छोटा कर दिया जाता है, ब्लड कम आएगा और फिल्ट्रेशन वापस नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर सेल जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो देखिए ये होती है इसके अंदर सेल, वो होती है ये जो आपको दिख रही है, ये अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका की ही सेल होती है जो DCT के संपर्क में होती है और ये रूपांतरित होकर स्तंभाकार हो जाती है। अब इनको हम कहेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या कह देंगे इनको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो ये जो सेल होती है ये सेल यहाँ पर कहलाएगी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हार्मोन का निर्माण करेगी जिसका नाम है रेनिन हार्मोन। और रेनिन हार्मोन क्या करेगा, जो परानिस्यंदन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसको बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए जो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका की जो सेल DCT के संपर्क में होती है उन्हें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। ये बड़ी और स्तंभाकार हो जाती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका नाम है रेनिन हार्मोन उसका स्राव करती है जो परानिस्यंदन को बढ़ाता है। ये इम्पोर्टेंट इसकी सेल हो गई। और तीसरी सेल देखिए, तीसरी सेल ये मतलब एक तरफ DCT है, एक तरफ अभिवाही, एक तरफ अपवाही धमनिका, बीच में ये जगह है। तो जो बीच वाला भाग होता है यानी DCT अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, दूरस्थ नलिका, अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका के बीच में जो जगह है उस जगह में भी कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं मिल रही है। जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं,
इन कोशिकाओं को कहते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। ये इसका एक नाम हो रहा है। इसको लेसिस सेल भी कहते हैं या पोलकिंसन सेल भी कहते हैं। पोलकिसेन सेल भी इनको कहते हैं। तो ये है ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर या मेसेंजियल सेल, लेसिस सेल या पोलकिंसन सेल कहलाती है। ये क्या करती है, देखो ये अपन देखेंगे ये महत्वपूर्ण काम क्या क्या करती है। तो दूसरी सेल तो हमने पढ़ लिया। दूसरी सेल तो होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, JGC। ये क्या करती है, रेनिन बनाती है। और रेनिन क्या करता है, परानिस्यंदन को बढ़ाता है। तीसरी सेल हो गई वो हमारी, इसको अपन बोल रहे हैं पोलकिंसन सेल। ये देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, कहाँ पाई जाती है, जैसे आपको बता दिया अभिवाही धमनिका और DCT के बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें पाई जाती है। ये क्या करती है, ये दोनों काम करती है। ये देखिए ये रेनिन व मतलब एक हार्मोन और बनेगा, इसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन को रिलीज करेगी, हार्मोन का स्राव करती है। तो ये जो पोलकिंसन या एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल है वो रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन का स्राव करती है। अब ये रेनिन क्या काम करता है, अभी हमने बताया ये रेनिन है वो क्या होता है, ये परानिस्यंदन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, तीव्र करता है, बढ़ाता है या तेज करता है। हालांकि ये जो रेनिन मेनली मुख्यतः किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, ये मुख्यतः JGC यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से स्रावित होता है। ज़्यादा तो मुख्यतः तो इसी स्रावित होगा, लेकिन कुछ मात्रा में पोलकिंसन सेल उसको स्रावित करती है। दूसरा इसका हार्मोन अभी हमने पढ़ा इरिथ्रोपोइटिन। देखो इरिथ्रोपोइटिन, ये देखो इरिथ्रो यानी होता है RBC, इरिथ्रो यानी RBC, पोइटिन का मतलब होता है निर्माण करना। तो जो RBC के निर्माण की प्रक्रिया होती है इसको तीव्र करता है। ये RBC के निर्माण में सहायक होता है, यानी मतलब RBC के निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, उसको तेज करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी किडनी है वो दो तरह के हार्मोन बनाती है, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। देखो तो ये एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, क्योंकि रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। तो ये जो स्पेशल एक उपकरण बना है उसके कारण ये संभव हुआ है कि ये जो है नेफ्रॉन की अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, नेफ्रॉन भी कौन सा, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो, और जो दूरस्थ कुंडली नलिका होती है वो आपस में एक विशेष स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम अपने नेफ्रॉन के प्रकार पढ़े हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आपकी अगर नीट की आगे तैयारी करते हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के ऑर्गन बच गए अपने उत्सर्जन तंत्र के, जैसे मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय या जो मूत्र मार्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को कम्प्लीटली अपन पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को लाइक भी करें, अपने वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। अब आप इसको लिख सकते हो।